दोस्तों, गोदी मीडिया वाले बताते हैं कि मोदी जी के हर फैसले के पीछे बहुत ही गहरी और बहुत ही सोची समझी रणनीति होती है। और जिस तरह से एनडीए के कैबिनेट के फैसलों को लेकर, मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर कर से खबरें छप रही हैं, सवाल उठने लगे हैं कि किस रणनीति के तहत आखिर मोदी जी ने कैबिनेट में जो मंत्रालयों का बंटवारा है वो किया है। और इसको लेकर न केवल सोशल मीडिया में पत्रकार सवाल उठा रहे हैं, बल्कि वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं जो खुलकर लगातार मोदी जी को आईना दिखाते हैं। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और लगातार मोदी जी को लेकर मुखर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ अपनी बयानबाजी करते रहे हैं। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने एनडीए के मंत्रालयों के बंटवारे पर कहा है, बीजेपी के प्रतिभावान और अनुभवी सांसदों को किनारे करने के लिए एनडीए का गठन किया गया। ऐसा मोदी ने इसलिए किया क्योंकि मतदाताओं ने उन्हें निर्वाचित भाजपा सांसदों के बहुमत से वंचित किया था। इसीलिए मोदी द्वारा भाजपा संसदीय दल का कोई जनादेश नहीं मांगा गया। ये पार्टी के साथ विश्वासघात है। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से बीजेपी के सांसद हैं जिनमें बहुत प्रतिभा है, जो अनुभवी हैं, लेकिन उनको साइडलाइन करके एनडीए का गठन किया मोदी ने। और ऐसा करके उन्होंने भाजपा के सांसदों को, एक तरह से उन सांसदों को जिनको बहुत अनुभव है, जो काम करना जानते हैं और जो जीत कर भी आए हैं, उनको न केवल साइडलाइन किया है बल्कि उनसे एक तरह से बच भी रहे हैं। और ये सवाल लगातार मोदी जी से लोग पूछ रहे हैं, विपक्षी भी पूछ रहे हैं कि एनडीए संसदीय दल की बैठक ने उनको चुना है, बीजेपी संसदीय दल की बैठक अभी तक हुई ही नहीं है। दोस्तों, ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई पार्टी जीती, उस पार्टी ने अपने संसदीय दल की बैठक ही नहीं बुलाई, सीधे एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई और उसमें मोदी जी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि जो मोदी जी अपनी रणनीति के लिए जाने जाते हैं, कहा जाता है कि उनको हर चीज में मास्टर स्ट्रोक, उनका कोई स्ट्रोक नॉर्मल होता ही नहीं है, हर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक होता है। तो ये किस तरह का मास्टर स्ट्रोक है? मोदी जी इस बात को क्या जानते नहीं है कि उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला है? उसके बहुत से अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जो मौजूदा कैबिनेट है जिसमें ज्यादातर फेसेस रिपीट किए गए, वित्त मंत्री वही है निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह ही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही है, इसके अलावा गडकरी को भी वही मंत्रालय दिया गया है। अगर आप नितिन गडकरी को हटा दें, नितिन गडकरी को लेकर और बहुत हद तक एस जयशंकर को लेकर भी एक धारणा बनी है कि ये वो मंत्रालय हैं जिनमें काम होता दिखा है। लेकिन अमित शाह, निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनको लेकर तो पिछले 5 सालों में लगातार नाराजगी दिखी है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जिस सरकार को जनता ने मैंडेट दिया है, मतलब जनता ने मैंडेट ही इस सरकार को दिया है कि हम आप पर पूरा भरोसा नहीं करते, इतना भरोसा करते हैं कि आप सरकार बना ले, लेकिन हम आप पर पूरा भरोसा नहीं करते, उन्हीं चेहरों को फिर से मोदी जी ले आए। दोस्तों, यही गलती बीजेपी ने की थी उत्तर प्रदेश में। 80% जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें मौजूदा सांसदों को रिपीट किया गया। इस मुगालते में, इस गलतफहमी में कि मोदी के चेहरे पर हर कोई जीत जाएगा, उससे क्या हुआ? डबल एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल की मोदी जी की एंटी इनकम्बेंसी और उसके बाद वो सांसद जिसको लेकर लगातार गुस्सा था उसकी एंटी इनकम्बेंसी। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या हश्र हुआ है? मतलब जनता आपको मैंडेट दे रही है, आपको बता रही है, आपको संदेश दे रही है कि आपके जो सरकार के सबसे प्रमुख चेहरे हैं उनको लेकर वो खुश नहीं है। उसके बावजूद भी मोदी जी ने उन्हीं चेहरों को रिपीट किया। इससे एक मैसेज जा सकता है कि भाई चलेगी हमारी, चाहे कुछ भी हो, चाहे गठबंधन की सरकारें हो या ना हो। ये मैसेज भी जा सकता है कि देखिए मोदी जी अहम मंत्रालयों में किसी और का दखल नहीं चाहते हैं। लेकिन आप मैसेज दे किसको रहे हैं? आप जनता के आगे जो मैसेज दे रहे हैं, क्या जनता उसको वैसे लेगी? आप खुद सोचिए दोस्तों, आज के अखबार में ये आर्टिकल छपा है, आप जरा इस आर्टिकल को देखिए। मोदी जी ने जिनको मंत्री बनाया, जिनको मंत्रालय सौंपा है, आप जरा उनके नाम देखिए। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, इसके अलावा टीडीपी से किंजारूपी राम मोहन नायडू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, कीर्तिवर्धन सिंह, चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर, किरण रिजिजू, राजा राव इंद्रजीत, इसके अलावा एचडी कुमारस्वामी, सब अपने अपने पार्टियों में परिवारवाद की उपज है। पूरे चुनाव में मोदी जी ने राहुल गांधी को शहजादा कहा। उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को शहजादा कहा। क्यों? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि उनके काम पर वोट मिलता है उनको, और इनके तो नाम पर वोट मिलता है। परिवारवाद को लेकर मोदी जी ने पूरे चुनाव में कितनी बड़ी बड़ी बातें की कि नहीं की, बताइए। और अब अपने कैबिनेट में देख लीजिए, जितने बड़े चेहरे हैं सब परिवारवाद की उपज है और लंबी चौड़ी लिस्ट है। दोस्तों, कैबिनेट का जो बंटवारा होता है बड़ा सोच समझ के लिया जाता है, लेकिन जिन चेहरों को देखिए जगह दी गई है, सब परिवारवाद की उपज है।
या तो किसी के पिता नेता थे या कोई ऐसी पार्टी से निकल कर आया है जो कि है ही परिवारवाद वाली पार्टी, परिवार ही उस पार्टी को चला रहा है। आज प्रधानमंत्री जिन इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट में, जिसमें बीजेपी के नेता भी हैं, एनडीए के नेता भी हैं, उनको अपनी कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो परिवारवाद की उपज है। अगर उनके पिता की पार्टी ना होती तो उनको कोई विधायकी का टिकट भी शायद ही देता। अब मोदी जी इस साल होने वाले अलग अलग विधानसभा चुनाव में जाएंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, हरियाणा में है, साल के अंत में महाराष्ट्र में है। मोदी जी किस मुंह से परिवारवाद को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे? होता क्या है ना दोस्तों, इकबाल खत्म हो जाता है। दोस्तों एक वक्त था जब मोदी जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देते थे, वो नारा लोग हाथों हाथ लेते थे। आज मोदी जी करप्शन पर बात करते हैं, लोग बीजेपी की वॉशिंग मशीन याद दिला देते हैं। अब मोदी जी परिवारवाद पर बात करेंगे, लोग उनको ये फोटो याद दिला देंगे कि सारे तो अपने परिवारवादी अपने कैबिनेट में भर ली। दोस्तों निर्मला सीतारमण वो वित्त मंत्री हैं जिनके कल वित्त मंत्री दोबारा से बनाए जाने को लेकर सबसे ज्यादा उनका मजाक उड़ा, सबसे ज्यादा मीम शेयर हुए। वो तो मजाक की बात है, लेकिन आप सोचिए एक वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण के पास पिछले 5 सालों में क्या उपलब्धि है। मतलब निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के तौर पर ऐसा पिछले 5 सालों में कौन सा योगदान दिया है कि उनको रिपीट किया गया। हाँ, ये हो सकता है कि वो मोदी जी की उस लिस्ट में है जो वो यस मैन वाली लिस्ट मानते हैं, जिसमें मंत्रालय भले ही कोई मंत्री संभाल रहा हो लेकिन मंत्रालय वो पीएमओ से चलता है। लेकिन अल्टीमेटली आप एक मैसेज जो जा रहा है आम जनता को, मैसेज क्या देना चाहते हैं? निर्मला सीतारमण एक ऐसी वित्त मंत्री के तौर पर है जिनसे संसद में बढ़ते प्याज की कीमतों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं प्याज नहीं खाती, ठीक है। और पिछले 5 सालों में ऐसा कोई भारी भरकम टैक्स की छूट मिडिल क्लास को नहीं मिली है, और निर्मला सीतारमण को आपने वित्त मंत्री बना दिया। क्यों? क्योंकि क्या मोदी जी ये मैसेज देना चाहते थे कि बड़े मंत्रालयों में चलेगी तो मेरी। इसके अलावा एनडीए को भी जो मंत्रालय बांटे हैं उसमें भी लगातार फूट पड़ी हुई है। आप देखिए एकनाथ शिंदे आंख दिखा रहे हैं, इसके अलावा अजित पवार आंख दिखा रहे हैं, जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू बार्गेन कर रहे हैं, ऐसे मंत्रालय दिए हैं कि वो अपने राज्य में जब बताएंगे तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा। इन सब में दोस्तों मोदी जी अपने आप को चैंपियन के तौर पर हो सकता है दिखाना चाह रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म आप मीडिया परसेप्शन से चुनाव नहीं जीत सकते। मीडिया ढोल नगाड़े पीट रही है। कल से देखिए अंत में चली तो मोदी की ही, वही चेहरे रिपीट किए गए, सीसीएस के बड़े चेहरों को बदला नहीं गया। लेकिन आप खुद सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास क्या सांसदों की कमी है? क्यों दूसरी जो जनरेशन के नेता हैं उनको कार्यभार नहीं दिया जा सकता? क्या देश का रक्षा मंत्री कोई और नहीं हो सकता? क्या पूरी की पूरी बीजेपी में एक सांसद नहीं है जो देश के गृह मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल सकता था? या फिर पूरी की पूरी बीजेपी में कोई एक इकोनॉमी का जानकार सांसद नहीं है जो वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण को रिप्लेस कर सकता था? ये वो कैबिनेट है जिसको जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया। मोदी जी ने वोट भले ही अपने नाम पर मांगा हो, सच्चाई ये है, लेकिन ये सरकार के चेहरे रहे हैं ना पिछले 5 साल में, जनता ने इनको रिजेक्ट किया है। उसके बावजूद भी मोदी जी ने उन्हीं चेहरों को रिपीट किया। ये ना केवल लॉन्ग टर्म दोस्तों मोदी जी की साख पर सवाल खड़ा करेगा, बल्कि एक जनता के बीच बोरियत भी पैदा होगी। दोस्तों मंत्रालयों में चेहरों का बदलना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप नए आइडियाज लाते हैं। कोई नया शख्स वित्त मंत्री बनता, कोई नया शख्स रक्षा मंत्री बनता, वो एक नए आइडिया के साथ आता, एक नई तरीके से काम करता। और ये किसने कह दिया कि वो शख्स रहेगा, वित्त मंत्रालय उसी के पास रहेगा, रक्षा मंत्रालय उसी के पास रहेगा, गृह मंत्रालय उसी के पास रहेगा? तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। कंटिन्यूटी तो तब तक बनी रहती है जब सरकार बदल जाए। अगर यूपीए की सरकार चली गई और मोदी जी की सरकार आ गई तो यूपीए के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो दूसरी योजना हो, कोई सरकार बंद थोड़ी करती है। सोचिए जब सरकार बदलने में कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है तो मंत्री के बदलने में कंटिन्यूटी ब्रेक क्यों हो जाती है? आपको क्या लगता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म जिस तरह की कैबिनेट में बड़े पदों में बड़े चेहरों को रिपीट किया गया है, शॉर्ट टर्म मीडिया में आप एक परसेप्शन बना सकते हैं कि देखिए चली तो मोदी की ही, लेकिन लॉन्ग टर्म जनता के बीच कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं आप? क्या आप जनता को ठेंगा दिखा रहे हैं कि आपको कैबिनेट पसंद हो ना पसंद हो, हम तो इन्हीं को मंत्री बनाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।